हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट फिजिक्स की क्लास के अंतर्गत हमारा जो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि गॉस की प्रमेय की सहायता से हम कूलाम के नियम को किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। देखिए स्टूडेंट, कूलाम का नियम जो होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो है हमारा कूलाम का नियम। और गॉस की प्रमेय जो है, गॉस की प्रमेय क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि phi E = Q/ε0। ठीक है, और जो कूलाम का नियम होता है वो कूलाम का नियम होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा गॉस के प्रमेय की सहायता से हम इसको प्रूव करेंगे। किससे? कूलाम के नियम को यहाँ पर प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए डिस्कशन करते हैं। गॉस की प्रमेय का मतलब यहाँ पर है कि हमें वैद्युत फ्लक्स का यूज करना है। सबसे बड़ी बात क्या है? हमें वैद्युत फ्लक्स का यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो देखिए, हम इसमें मान लेते हैं, माना एक आवेश है +Q। ठीक है, एक +Q आवेश है और जो कहाँ पर रखा हुआ है? O बिंदु पर रखा है। ठीक है, अब इससे हम इसके चारों ओर हम r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ की बना लेते हैं। ठीक है ना, और इस गोलीय पृष्ठ पर हम एक अल्प पृष्ठ मान लेते हैं जिसको हम कहते हैं dA। ओके, इस अल्प पृष्ठ को क्या कहते हैं? dA कह देते हैं। ये dA पर जो बिंदु P है, ये बिंदु P है, इसकी Q से दूरी जो है r है। ओके, तो इसकी Q से दूरी कितनी है? r दूरी पर ये है। ठीक है, तो वृत्त किस त्रिज्या का बन गया? r त्रिज्या का बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास तीव्रता जो +Q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो E होगी। वो E हमेशा बाहर की ओर होती है क्योंकि +Q आवेश हमेशा तीव्रता बाहर की ओर उत्पन्न करता है। और ये अल्प पृष्ठ भी जो है इस +Q आवेश से बाहर की ओर है, तो इट मींस E और dA दोनों एक ही साइड को होंगे, एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें निकाल देते हैं +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण किस पर? अल्प पृष्ठ, जो अल्प पृष्ठ dA है, अल्प पृष्ठ dA पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि गॉस की प्रमेय आपकी वैद्युत फ्लक्स पर डिपेंड करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो वैद्युत फ्लक्स का ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा वो phi E = क्या होता है? इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट dA। ये हम आपको पहले लेक्चर में करा चुके हैं, इसे 7वें 8वें लेक्चर में हमने एक करा रखा है वैद्युत फ्लक्स का। तो phi E = इंटीग्रेशन E डॉट dA। भाई जब हम वेक्टर हटाते हैं तो वेक्टर हटाते ही क्या हो जाता है स्टूडेंट? cos थीटा लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है? cos थीटा आ जाता है। वेक्टर हटेगा तो cos थीटा आ जाएगा। वेक्टर का मतलब होता है सदिश, और यहाँ पर दिशा को दर्शाना, सदिश मतलब जिसमें दिशा भी होती है, परिमाण और दिशा। तो यहाँ पर दिशा को दर्शाने वाला कौन है? इसमें एंगल है, कौन? cos थीटा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे E और dA, E व dA, ये मैं पहले वीडियो में भी लगातार बताता आया हूँ, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। ठीक है, एक ही दिशा में है। क्या हो जाएगा? अतः क्या हो जाएगा वो स्टूडेंट? अतः थीटा = कितना अंश होगा? 0 अंश होगा। ठीक है, देख आप इसमें देख रहे होंगे E भी बाहर की ओर, dA भी बाहर की ओर, दोनों बाहर की ओर है, एक ही साइड को है, एक ही दिशा में, तो इनके बीच एंगल जो होगा शून्य बनेगा। और हमारे पास जब एंगल शून्य हो जाता है तो cos 0 की जो वैल्यू होती है, आपने त्रिकोणमिति टेबल पढ़ी हुई है कक्षा 10 में, साइन की भी टेबल पढ़ी है और cos की भी टेबल पढ़ी है। तो cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। अब हमारे पे क्या बचेगा? इंटीग्रेशन E डॉट dA, ये phi E का मान आ गया। ठीक है, अगर मैं इसमें से इस E को बाहर ले लूं, देखो ये E आपका छोटा सा होना चाहिए। ये E क्या दर्शाता है? phi E का मतलब है, हम इसको खाली phi भी कह सकते हैं। phi E का मतलब होता है कि तीव्रता।
के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स के कारण उत्पन्न तीव्रता, समझ रहे, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो इंटीग्रेशन dA, ठीक है। अब इस ई को मैंने बाहर ले ली, यह है तीव्रता, और इंटीग्रेशन dA हमारा अलग हो गया। अब इंटीग्रेशन dA का मतलब क्या है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है हमारा, इसको टोटल इंटीग्रेशन एरिया कहते हैं, तो इंटीग्रेशन dA का मतलब है इस गोलीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये गोला है, ये वृत्त नहीं है, वृत्ताकार आकृति 2 डायमेंशन के फॉर्म में ही इसमें दिखाया जा सकता है, अदरवाइज ये है गोला। गोला गोला का मतलब आप गेंद को ले सकते हैं, फुटबॉल को ले सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें ले सकते हैं जो गोलीय आकृतियां रखती हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन dA की जगह कितना आ जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², यानी कि इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हम पूरे पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, ओके, पूरे पृष्ठ पे निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका E इंटू 4πr², क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4πr², ठीक है। ये हमारा φE आ गया, ओके, φE आ गया हमारा। अब इससे जो है, अब हम लगा देते हैं क्या, यहाँ पे गॉस की प्रमेय लगा देते हैं। किसकी प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, ठीक है। अब गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय भी तो वैद्युत फ्लक्स के लिए होती है, इसीलिए पहले एक राउंड हम इसका वैद्युत फ्लक्स फॉर्मूले से निकाल देते हैं, वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से, और फिर गॉस की प्रमेय लगा देते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, φE इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, Q/ε0। ये आपका कंटिन्यूस चलते आया है, इससे पहले के लेक्चर में आप लगातार इसको पढ़ते आए हैं। इन दो इक्वेशंस की अगर हम हेल्प ले लें तो कर देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हम एक साथ ले लेते हैं। तो हमारे पास देखिए इन दोनों में अगर हम देखें लेफ्ट साइड और राइट, लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, तो हम राइट साइड भी सेम कर सकते हैं। तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0, ठीक है। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, Q/ε0 के इक्वल हो जाएगा ना, Q/ε0 के इक्वल। तो इससे अगर हम E निकाल दें अलग, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे Q/4π, ये 4π और r² अपॉन में चले जाएंगे ना पूरे के पूरे, इंटू, क्योंकि यहाँ इंटू में इंटू वाली चीज हमेशा अपॉन में चले जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे तीव्रता को अलग कर देंगे, ठीक है ना। 4πε0 इंटू r², ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी E की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारी क्या निकल गई स्टूडेंट, तीव्रता निकल गई, है ना। तो तीव्रता निकल गई, इसको हम इक्वेशन 3 भी बोल सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही लिखना चाहे तो ऐसे भी चल सकता है। अब हमारा मकसद क्या है स्टूडेंट, हमें निकालना है कूलाम का नियम। तो गॉस की प्रमेय से तो केवल तीव्रता निकल सकती है ना, तो गॉस की प्रमेय की हेल्प से हम तीव्रता निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमें निकालना है कूलाम का नियम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम जो होता है हमेशा दो आवेशों का होना जरूरी है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे केवल एक ही आवेश है हमारे पास, प्लस Q, एक ही आवेश है, और हमें कितने आवेशों की जरूरत है कूलाम के नियम में, 2 आवेशों की, क्योंकि कूलाम का नियम होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये इसका सूत्र होता है, उसी को हम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पर मान लेंगे, माना बिंदु P पर, बिंदु P पर, ये जो बिंदु P है, देखो यहाँ तक की प्रोसेस आप हर क्वेश्चन में करते आए हैं। आपने आवेशित गोलीय कोश के कारण तीव्रता का सूत्र भी निकाला था, तो वो भी यही था, पहले वैद्युत फ्लक्स निकाला था, और उसके फिर गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय लगाई थी, उससे निकाल दी थी तीव्रता। इतना काम उसमें भी पूरा सेम हुआ था, इतना डेरिवेशन आपका वही है जो आपने आवेशित गोलीय कोश के कारण तीव्रता का सूत्र किया हुआ है, जिसको हम लेक्चर नंबर 9-10 में कर चुके हैं, ओके, इसको देख सकते हैं आप। तो यदि बिंदु P पर, अब जैसे हम ये बिंदु P है, इस पर हम मान लेते हैं एक परीक्षण आवेश है, एक परीक्षण आवेश। भाई परीक्षण आवेश को क्या कहते हैं स्टूडेंट, Q0 कहते हैं, ठीक है ना। परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है, एक परीक्षण आवेश है यहाँ पे Q0, ओके, Q0 है। तो जिस पर इस परीक्षण आवेश पर प्लस Q आवेश के कारण बल, प्लस Q आवेश के कारण बल। अब प्लस Q आवेश के कारण जो बल लगेगा, बल का सूत्र क्या होता है, F, देखिए आपके पास सूत्र जो था तीव्रता का सूत्र होता है
तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन क्यू जीरो। ये आपने पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो सूत्र होते हैं, एक होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो, एक होता है E इक्वल टू 1 अपॉन 4π0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू हो गया, इससे F इक्वल टू निकाल देंगे, क्या हो जाएगा E इंटू क्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है नहीं, यानी तीव्रता और परीक्षण आवेश के गुणनफल को ही बल भी कहा जाता है ना। तीव्रता और परीक्षण आवेश के गुणनफल को क्या कहा जाएगा, बल कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो F इक्वल टू ई क्यू था, क्योंकि इस पर ये प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण हमने इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश ले लिया है। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश मान लिया है, यहाँ पर लिख दिया हमने, माना कि हमने परीक्षण आवेश ले लिया Q0। तो इस Q0 पर जो बल लगेगा इस प्लस क्यू आवेश के कारण, वो लगेगा F इक्वल टू ई क्यू जीरो, ई क्यू नॉट भी पढ़ सकते हैं, ई क्यू जीरो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ से हम इक्वेशन 3 से E की वैल्यू 4 में रखेंगे। समीकरण 3 से क्या कर देंगे, मान रखने पर। तो समीकरण 3 से कौन सा मान रखा जाएगा स्टूडेंट, तो समीकरण 3 से हमारे पास E इक्वल टू क्यू अपॉन ये वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे E की जगह पुट कर देंगे। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, जहाँ पर E है, E की जगह इस वैल्यू को पूरा उठा के E की जगह पर रख देना है। तो हमारे क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर और इंटू क्यू जीरो। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आप आंसर की ओर पहुंच चुके हैं। तो E की जगह आ जाएगा Q अपन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, ये हमने यहाँ से ले लिया तीव्रता के सूत्र से, और Q नॉट की जगह हम Q नॉट को ही रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब आप देख लेंगे 4πε0 आ रहा है, तो इसको हम एक साथ कर देते हैं 1 अपॉन 4πε0, इसको अलग कर दिया। ऊपर क्या क्या बचा, Q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा F इक्वल टू निकल गया, है ना। बहुत सिंपल डेरिवेशन, तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो F इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो F का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर मात्रक हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन तो प्रूव हो गया, यहाँ पे सत्यापित हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इस डेरिवेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन हमने डिस्कशन किया आज, तो इसको एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ हल्के से, बहुत इजी वे में। देखिए, तो हमें जो है गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। आपको गॉस के प्रमेय भी पता होनी चाहिए, कूलाम का नियम भी पता होना चाहिए। गॉस के प्रमेय क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और कूलाम का नियम क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे होंगे। अब ये दोनों चीजें हैं, तो हम गॉस के प्रमेय की यूज करेंगे और कूलाम का नियम निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले गॉस के प्रमेय क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो हमारा मेन टारगेट होता है वैद्युत फ्लक्स, सबसे पहले शुरुआत वैद्युत फ्लक्स से होती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ले लिया, माना एक प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर रखा हुआ है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है ना, और जिस पर हम R त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, गोलीय पृष्ठ, और जिस पर हमने एक अल्प पृष्ठ मान लिया, कौन सा, DA, ये जो मैंने छायांकित कर रखा है ये DA है, अल्प पृष्ठ। और यहाँ पर तीव्रता जो प्लस के आवेश के कारण तीव्रता E है, और DA जो है अल्प पृष्ठ है। ठीक है, E और DA दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच एंगल जो है 0 बनेगा, ये हम फिर चर्चा करेंगे। तो जो वैद्युत फ्लक्स आएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट DA, ये तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। अब इंटीग्रेशन E DA cos थीटा, जब वेक्टर हटाते तो क्या लगता है, cos थीटा लगता है। वेक्टर हटेगा तो cos, क्योंकि cos भी आपको एंगल दर्शाता है, तो दिशाओं को दर्शाता है, और वेक्टर भी क्या है, सदिश होता है। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा, cos थीटा का मान क्या है, E और DA दोनों एक ही दिशा में, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 अंश, क्योंकि E भी उधर कोई है, DA भी उधर कोई है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो 0 अंश का बनेगा, और cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आप समझ गए होंगे, cos 0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, cos 0 अंश इज इक्वल टू 1, तो अगर cos 0 1 हो जाता है तो इट मींस ये 1 हो गया, तो जो बचा हमारे पास इंटीग्रेशन E और DA बचेंगे। तो फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E DA, तो E को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन से हम क्या बचेगा, DA बचेगा, और इंटीग्रेशन DA का मतलब होता है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिस गोले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जगह 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², मैंने यहाँ पे लिखा है।
अब ये गॉस की प्रमेय लगा देंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक साथ पुट होल्ड करते हैं तो E इक्वल टू 4πr² है और फाई इज इक्वल टू E इंटू 4πr² और यहाँ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को हमने एक साथ ले लिया समीकरण 1 और 2 से। E इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इससे E इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये तो हमारा आ गया इसकी तीव्रता। इस गोलीय पृष्ठ पर टोटल जो तीव्रता आई है वो इतनी आई है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट P पर एक ले लेना है परीक्षण आवेश, क्योंकि जब भी कूलाम का नियम प्रूव करना होता है तो दो बलों का होना जरूरी होता है, सॉरी दो आवेशों का होना जरूरी होता है और उनके बीच ही बल निकाला जाता है कूलाम के नियम में। कूलाम का नियम तभी लागू होता है जब दो आवेश होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें एक परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा बिंदु P पर और उस परीक्षण आवेश पर प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा वो F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट होगा। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 3 से अगर हम इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो हमारे पास F इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू नॉट, क्योंकि E की जगह हम क्यू अपॉन 4π इंटू r² रखेंगे और क्यू नॉट हमारे पीछे से है ही। ठीक है, तो 1 अपॉन 4π अलग कर देंगे, क्यू नॉट अपॉन r² हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कूलाम का नियम प्रूव हो जाता है। F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π क्यू नॉट अपॉन r²। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने डिस्कशन की गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन किया। तो ये आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में इसको कराया गया है, इसीलिए इस चैनल का नाम हमने रखा है एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन। और इस चैनल को आपने अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों को भेजना है और चैनल को लाइक करना ना भूलें और पूरे वीडियो को आराम से देखकर इसका पूरा अपना नोट्स बनाइए। बहुत सिंपल वे में आपको समझा दिया गया है, ज़्यादा रिटर्न वर्क भी नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग मैटर है, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट।